नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी जी। 13 जनवरी 1950 को मध्य प्रदेश के छतरपुर में जन्मे सत्यव्रत चतुर्वेदी जी मध्य प्रदेश में 2 बार विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं। सत्यव्रत जी इस समय राज्यसभा के सांसद हैं और 1999 से 2004 तक लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। सत्यव्रत जी कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य से लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तक रह चुके हैं। लोकपाल विधेयक पर विचार कर रही संसदीय प्रवर समिति के अध्यक्ष सत्यव्रत जी के माता पिता दोनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। आज हम इनसे तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। सत्यव्रत जी, आपका स्वागत है दूरदर्शन की इस खास 45 मुलाकात में। संसद का मानसून सत्र सोमवार से प्रारंभ हो रहा है। कौन कौन से प्रमुख मुद्दे इस बार आपके सामने हैं? कौन कौन से बिल आप लोग लाने की कोशिश करेंगे? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कोई 5-6 सत्रों से विधायी कामकाज तो हो ही नहीं पाया, हंगामे की भेंट चढ़ता रहा। हमारे पास तो एक बहुत लंबी लिस्ट है, लगभग 160 विधेयक ऐसे हैं कि जो पारित हो जाने चाहिए थे अभी तक, लेकिन नहीं हो सके। अब 160 तो इस छोटे सत्र में सबके सब विधेयक तो पारित हो नहीं सकते। लगभग 35-40 विधेयकों को हमने प्राथमिकता में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनका चयन किया है। अभी एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श हुआ और उसमें सबकी राय सलाह से इन विधेयकों की सूची तैयार की गई। कुछ राजनीतिक विषय भी हैं, कुछ जनता की जन समस्याओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषय भी हैं जिन पर बहस होगी, चर्चा होगी और हम ये उम्मीद करते हैं कि एक सहयोग के वातावरण में और कामकाजी वातावरण में हम इस सत्र में विधायी कामकाज कर सकेंगे। लेकिन कौन कौन से महत्वपूर्ण बिल आप लाने की सोच रहे हैं? हम जो महत्वपूर्ण बिल हमारे सामने हैं, एक तो 5 ऑर्डिनेंसेस हैं जो जिनको बिल के रूप में मंजूरी देना लाजमी है और लिहाजा उन 5 ऑर्डिनेंसेस में फूड सिक्योरिटी बिल भी है एक और सिक्योरिटीज़ बिल भी है। तो इस तरह से कोई 5 ऑर्डिनेंसेस एक तो वो पास करने होंगे। हम चाहेंगे कि विसिल ब्लोअर्स बिल, जिस पर बहुत चर्चा हुई है और जो पिछले बार लोकसभा में पास भी हुआ, वो भी अब आएगा, राज्यसभा में आएगा, तो उसके ऊपर भी चर्चा होगी और उसे भी पास करने की कोशिश की जाएगी। भ्रष्टाचार पर बहुत बात हुई, एक प्रवर समिति बनी और अंततः एक सर्वसम्मत रिपोर्ट लोकपाल के ऊपर राज्यसभा में प्रस्तुत हो गई। हम चाहेंगे कि लोकपाल एक कानूनी रूप ले और उसकी स्थापना हो सके। उस बिल को भी हम चाहेंगे कि वो पास हो सके। इसी तरह से हमारे सामने जो महत्वपूर्ण बिल हैं वो HRD मिनिस्ट्री से संबंधित बिल्स हैं, कुछ हमारे पेंशन से संबंधित बिल्स हैं, कुछ पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट में जो अमेंडमेंट लाने हैं उससे संबंधित बिल है। तो ऐसे बहुत महत्वपूर्ण बिल, करीब 30-35 बिलों को हमने सूचीबद्ध किया है। आपने लोकपाल विधेयक की बात की, इस पर गठित संसदीय प्रवर समिति के आप अध्यक्ष भी हैं। अभी किस स्टेज पर है लोकपाल विधेयक? देखिए, प्रवर समिति राज्यसभा में बनाई गई थी और उसके विभिन्न प्रावधानों पर जो अलग अलग राजनीतिक दलों में मतभेद थे, उन मतभेदों को दूर करके और एक आम राय से एक बिल प्रावधान बनाने की चेष्टा थी और वही उद्देश्य था। मुझे खुशी इस बात की है कि लोकपाल जैसे विवादास्पद बिल पर, जिस पर बड़ी तीखी मतभेद थे लोगों के बीच और पार्टियों के बीच, उसके ऊपर एक सर्वसम्मत राय बनी और जो रिपोर्ट पेश की गई, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने मिलकर उस समिति में एक सर्वसम्मत रिपोर्ट बनाई। उस पर अब राज्यसभा के अंदर बहस होनी है और उसे पारित किया जाना है। लेकिन कांग्रेस पर एक बड़ा आरोप लगता है कि 4 दशक से ज़्यादा समय बीत चुका है लोकपाल बिल को लेकर, लेकिन कभी भी लोकपाल बिल वाकई जो है कानून की शक्ल नहीं ले पा रहा। देखिए, ये बात तो कोई दो राय नहीं है कि इस कानून के बनने में विलंब हुआ।
लेकिन इस बीच में केवल कांग्रेस ही सत्ता में नहीं रही, स्मरण हो आपको। लेकिन लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस सत्ता में लंबे समय तक रही है, पर इस बीच में 10-15 वर्षों की ऐसी अवधि भी है जब गैर कांग्रेसी सरकारें भी केंद्र में रही, एनडीए की सरकार भी केंद्र में रही। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस अपना पल्ला झाड़ दे। नहीं, कोई पल्ला झाड़ने का प्रश्न नहीं है। हम अपने उत्तरदायित्व को भली भांति जानते हैं। हमने दरअसल में इस बिल में मतैक्य न होने के कारण अनेक बार ये बिल विलंबित होता रहा। हमारी चेष्टा ये थी कि जब तक इस पर एक राय न बन सके तब तक इस बिल को लाने से विवाद ही ज़्यादा पैदा होंगे, तो हम आम राय बनाने के पक्ष में थे। विभिन्न राजनीतिक दलों से समय समय पर हम इस बारे में चर्चा करते रहे। फिर स्टैंडिंग कमेटी में भी ये बिल गया। स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस, अपनी अनुशंसाएं की। लोकसभा में अंततः हम इस बिल को लाए और हमने पारित किया। लोकसभा में पारित होने के बाद जब ये राज्यसभा में आया तो राज्यसभा में विभिन्न राजनीतिक दलों में इस लोकसभा में पारित बिल पर भी आपत्तियां थीं। इन आपत्तियों को कैसे दूर किया जाए, कैसे सामंजस्य बैठाया जाए, इस विषय के लिए, इस उद्देश्य से प्रवर समिति का गठन राज्यसभा में हुआ। मुझे खुशी है कि प्रवर समिति अपने उस उद्देश्य में सफल हुई और सर्वसम्मत रिपोर्ट इस मामले में और बिल संशोधित करके राज्यसभा में प्रस्तुत कर दिया गया है। अब उसे पारित करना है। आप काफ़ी मुखर सांसद हैं और अनुभवी भी, लोकसभा में भी रहे, राज्यसभा में भी। एक बड़ा सवाल देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर हमारे सांसद क्यों हर बार हर सत्र में शोर शराबाही करते रहते हैं और संसद का कामकाज नहीं हो पाता। आम जनता के मन में गलत धारणा बैठ रही है संसदविदों के प्रति। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है। मतभेद तो लोकतंत्र में होंगे, स्वाभाविक है। कभी भी मतैक्य हर मामले पर हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन मतभेदों को दूर करने का मंच क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद, विधानसभाएं, ये वो मंच हैं जहां हम विभिन्न विषयों के ऊपर चर्चा के माध्यम से हम एक राय बनाने की कोशिश करते हैं। अब अगर चर्चा ही ना हो तो फिर निर्णय कैसे होगा? सार्थक बहस हो, आलोचना हो, विपक्ष का पूरा अधिकार है कि वो सरकार के कामकाज में जहां समझती है कि गलत हो रहा है वहां आलोचना करे। जनता तक संसद के मंच के माध्यम से ये जानकारी पहुंचे कि सरकार कहां गलत कर रही है। सरकार अपना पक्ष प्रस्तुत करेगी, उसके कारण बताएगी किन कारणों से वो निर्णय ले रही है। पर लोकतंत्र में अगर चर्चा ही बंद कर दी जाए तब तो लोकतंत्र ही खतरे में पड़ जाएगा। संसद का औचित्य और संसद की उपादेयता दोनों ही प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे दोनों पर। तो मेरा ये सदैव मानना रहा है कि मतभेदों के बावजूद सारे मतभेदों का समाधान संसद में चर्चा के माध्यम से, बहस के माध्यम से, तर्क वितर्क के माध्यम से, तथ्यों के माध्यम से उसका समाधान ढूंढा जा सकता है। हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार कम से कम विभिन्न राजनीतिक दलों में इस बात पर समझ पैदा हो कि हम संसद को एक सार्थक मंच बनाएं, उसे हंगामे का मंच न बनाएं। बुंदेलखंड की बात करेंगे। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों को मिलाकर के बुंदेलखंड का इलाका आता है। हर साल बड़े पैमाने पर सूखा पड़ता है और किसान आत्महत्या करते हैं। सरकार आखिर क्यों नहीं कुछ करती? सरकार ने बुंदेलखंड के लिए पहली बार, भारत सरकार ने बुंदेलखंड के लिए राहुल गांधी की अनुशंसा पर और उनके दौरों के बाद एक स्पेशल पैकेज 7,500 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज दिया। लेकिन दोनों राज्यों की सरकारों ने इस बात पर आपत्ति जाहिर की कि ये पैकेज का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो केंद्र सरकार नहीं करे बल्कि राज्य सरकार करे। अब हमारी बुनियादी आपत्ति बुंदेलखंडियों की ये थी कि अगर राज्य सरकारें इतना ही अगर हमारा ध्यान रख रही होती तो इस स्पेशल पैकेज की हमें ज़रूरत ही क्या थी। लिहाजा हमें आशंका थी और हुआ भी वही। जिस 7,500 करोड़ का खर्च 3 वर्ष के अंदर हो जाना चाहिए वो आज 4 वर्ष बाद भी 25% से अधिक उसका खर्च नहीं हो सका। और जो खर्च हुआ भी उस पर जांचें हुई हैं और उसमें भारी अनियमितताएं पाई गई हैं। बुंदेलखंड के
विकास के मामले में जिन परियोजनाओं को बनाया जाना था, निर्माण किया जाना था, वो आज भी अधूरी पड़ी है। केंद्र की सीमाएं हैं, केंद्र सरकार संसाधन तो उपलब्ध करा सकती है, लेकिन राज्यों के अधिकार क्षेत्र में वो एनक्रोचमेंट नहीं कर सकती। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अक्सर मांग होती है कि बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाया जाए। क्या आपको लगता है कि इन सभी समस्याओं का समाधान है अलग राज्य? देखिए, अलग राज्य के मसले पर बहुत बहस हुई है। हमारा अभी तक का अनुभव, पिछले वर्षों में जो नए राज्य बनाए गए, वो दोनों तरह का अनुभव रहा है। जहां प्रशासनिक और विकास की दृष्टि से उचित राज्य बनाए गए हैं, वहाँ तो विकास हुआ है। जैसे हमारे सामने पंजाब का उदाहरण है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल बनाया गया जब 60 के दशक में, 70 के दशक में, उसके परिणाम अच्छे देखने में मिले। लेकिन दूसरी तरफ आसाम को हमने बहुत उम्मीदों के साथ छोटे छोटे राज्यों में बांटा कि वहाँ की स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं की ये पूर्ति भी करेगा, और छोटे राज्य बनने से प्रशासनिक दृष्टि से ये ज़्यादा सक्षम होंगे, और वहाँ का विकास, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी उठेगा, और अलगाववाद वहाँ से समाप्त होगा। पर क्या हुआ? 3 दशक बाद आज भी वो हमारा प्रयोग सफल नहीं कहा जा सकता। तो ऐसा कोई सर्वस्वीकृत फार्मूला नहीं है कि छोटा राज्य हर एक जगह बना देने से बहुत विकास ही हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि पहले वहाँ के बुनियादी विकास के मूल तत्व और जो वहाँ की आवश्यकताएं हैं, उनके अनुरूप एक पहले राजनीतिक प्लान, मास्टर प्लान, विजन प्लान बने। उस विजन प्लान में अगर प्रशासनिक दृष्टि से उस राज्य का बनाया जाना उचित है, तब तो उससे लाभ होगा, अन्यथा लाभ नहीं होगा। अब आपके गृह राज्य मध्य प्रदेश की बात करेंगे। इस साल के आखिर में वहां पर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कहीं से यह नहीं लग रहा कि कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ भाजपा को एक मजबूत चुनौती देने जा रही है। इसका कारण क्या है? नहीं, मैं इस बात से आपकी सहमत नहीं हूँ। मध्य प्रदेश में लोगों ने इस पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामकाज को जिस तरह से मनमानी तरीके से और भ्रष्ट तरीके से वहाँ प्रशासन चला है, लोग उससे बुरी तरह आक्रोशित हैं। कांग्रेस पार्टी ने इन मुद्दों को, जनता की इश्यूज़ को, उनकी परेशानियों को, इनको जनता के बीच ले जाकर उठाया है, विपक्ष की एक सार्थक भूमिका निभाई है। हम ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अगले नवंबर के चुनाव में हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वहाँ की जनता उसके कुकर्मों के लिए सज़ा देने वाली है, और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी वहाँ वापस सरकार बनाएगी, पुनः सत्ता में आएगी और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करेगी। लेकिन मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का बड़ा आरोप है कि कांग्रेस के जो राज्य इकाई के बड़े नेता हैं वो आपसी गुटबाजी में इस कदर उलझे हुए हैं, अगर यह सही नहीं होता तो पार्टी कभी सत्ता में वहां रहती। कोई भी राजनीतिक दल गुटबाजी से पूरी तरह मुक्त नहीं होता। कभी कभी गुटबाजी वैचारिक होती, कभी कभी व्यक्तिगत होती। कांग्रेस पार्टी में गुट नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन गुटों के बावजूद हमने पिछले दिनों नसरुल्लागंज में जो मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ पर हमने एक बहुत विशाल रैली, वहाँ आम सभा की, और उसमें सभी नेता कांग्रेस के एक मंच पर एकजुट होकर अब समूचे अभियान में चुनाव और चुनाव के बाद भी एकजुट कांग्रेस दिखाई देगी। एक इकाई के रूप में सारे मतभेदों को दरकिनार करके कांग्रेस के सभी नेता एक मंच से इस बात का संकल्प लेकर के अभियान चलाएंगे कि किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मध्य प्रदेश की जनता को मुक्ति दिलाना है। इस बार कांग्रेस के मुद्दे क्या होंगे चुनाव में? कांग्रेस, हम इस सरकार की पिछले वर्षों के भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे, इस सरकार के द्वारा किए गए वायदा खिलाफियों को उजागर करेंगे, किसानों की दुर्दशा और गरीब तबके के लोगों को जो अधिकार केंद्रीय योजनाओं से मिलना चाहिए उनको न मिल पाने के उन सब मुद्दों को उजागर करेंगे।
प्रशासनिक अनियंत्रण को उजागर करेंगे और इन सारी कमियों को दूर करने की हमारी अपनी वैकल्पिक योजना क्या होगी, हमारी अपनी प्रोग्राम्स क्या होंगे, उन प्रोग्राम्स को ले जाकर हम लोगों के बीच में ले जाएंगे कि इन समस्याओं का समाधान कांग्रेस के पास क्या है। हम केवल नेगेटिव लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम केवल आलोचना करके वोट नहीं हासिल करना चाहते। आलोचना उन बातों की स्वाभाविक है होगी जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी को दोषी मानते हैं वहाँ के लोग, लेकिन उसके साथ साथ कांग्रेस के हमारे अपने कार्यक्रम क्या होंगे, विकास के, किसानों के, नौजवानों के, रोजगार के अवसर के, औद्योगिक विकास के, आर्थिक स्थिति के, प्रशासन तंत्र में कैसे कसावट लाएंगे, इन सभी मुद्दों पर ग्रामीण विकास कैसे करेंगे, मजदूरों और अल्पसंख्यकों को और जो दलित वर्ग हैं उनके लिए हमारी क्या योजनाएं होंगी, इन सब योजनाओं को हम ले जाकर जनता के बीच पहुंचेंगे। और मध्य प्रदेश में प्रत्याशी चयन के मानक क्या होंगे आपके? प्रत्याशी चयन के 3 मानक होंगे। पहली, कांग्रेस की नीति रीति में निष्ठा। दूसरी, उस व्यक्ति की अपने क्षेत्र में छवि। तीसरी, कि उस व्यक्ति के द्वारा जो क्षेत्रीय जन आकांक्षाएं हैं उन क्षेत्रीय जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए क्या योजना है। हम इन 3 मापदंडों को मोटे तौर पर देखेंगे और इन्हीं मापदंडों के आधार पर कांग्रेस पार्टी का हाईकमान निर्णय लेगा। मध्य प्रदेश में आपने कहा कि वहाँ की भाजपा सरकार शिवराज सिंह चौहान की सरकार पूरी तरह से नाकाम है। अब हम केंद्र सरकार की बात करें, लोकसभा के चुनाव 2014 में होने हैं, आपको लगता है कि दोबारा यूपीए या फिर तीसरी बार यूपीए आ पाएगी? लगता नहीं है, मुझे विश्वास है कि यूपीए अगले 2014 के चुनाव में पुनः सत्ता में वापस आएगी। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारी कुछ कमियां भी रही हैं, लेकिन हमारी नीयत और नीति इसमें खोट नहीं रहा। भ्रष्टाचार के मामले को बहुत उठाला गया और जब भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का प्रश्न आता है, पिछली सारी सरकारों की अपेक्षा यूपीए की सरकार ही वो है जिसने आरटीआई का कानून बनाया, जिसने प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी रखने का कानून बनाया। लोकपाल बिल भी पिछली सरकारों के पास पड़ा रहा, किसी ने बनाने की कोशिश नहीं की। हमने उस बिल को अमली रूप दे करके लोकसभा से पारित करके राज्यसभा में भेजा। भारत निर्माण कार्यक्रम जैसे बुनियादी कार्यक्रम जिसकी वजह से ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में विकास के बुनियादी ढांचे में बड़ा निवेश हो, आज तक कभी इसके पहले किसी सरकार ने इतना बड़ा निवेश नहीं किया। हमारे पास उपलब्धियां बताने के लिए बहुत सारी हैं। हम इस देश के गरीबों को 67% आबादी को फूड सिक्योरिटी देने की, भोजन की गारंटी देने का हम कानून लेके आना चाह रहे हैं, बना रहे हैं। हम उन बुनियादी तत्वों को देख रहे हैं जो इस देश के आम नागरिकों के जीवन स्तर को प्रभावित करता है। हम केवल नारों पर और मंदिर मस्जिद पर हम वोट नहीं मांगने में जा रहे हैं। हाँ, हमारी कुछ कमियां भी होंगी। हमने अपनी कमियों से, अपने अनुभव से सबक भी सीखे हैं और उन सबकों के अगर कहीं भी कोई कमी दिखाई दी है तो हमने उसे ईमानदारी से स्वीकार किया है। हमने उसे ढांकने मूंदने की कोशिश नहीं की। अगर हमारा दोष है ये, तो हम जरूर दोषी हैं। आप एक जागरूक सांसद की तरह सांसद क्षेत्र विकास निधि जो है एमपी लैट्स, उसका सदुपयोग करते हैं। 70% से ज़्यादा का आपका रिकॉर्ड है कि आप खर्च करते हैं। तमाम ऐसे संसद सदस्य भी हैं जो अपनी सांसद निधि का भरपूर उपयोग ही नहीं करते। अब मैं दूसरों के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। मेरी अपनी ये सोच रही है कि सांसद निधि स्थानीय छोटी छोटी समस्याओं के निदान के लिए बहुत उपयोगी होती है, बशर्ते आपको ये पता हो कि कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। ये हमें हर गांव की जानकारी हो नहीं सकती। शुरुआत में अगर एक तंत्र विकसित कर लिया जाए, ग्राम से ज़िला और ज़िला से हमारे पास तक सूचनाओं का एक तंत्र विकसित कर लिया जाए, जैसे मैं करता हूँ। मैं पत्र लिखता हूँ अपने कार्यकर्ताओं को, विभिन्न जो राजनीतिक हमारे संगठन है पार्टी के, उनके माध्यम से मैं ये जानकारी एक निश्चित तारीख तक, यानी फरवरी मार्च के महीने तक, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे पास भेज दें। जैसे ही अप्रैल में बजट पास होता है और जैसे ही हमको अगले वर्ष की निधि
मिलती है, वैसे ही उन योजनाओं की जिनकी पहले से मेरे पास सूची तैयार होती है, तत्काल में सबमिट कर देता हूं, प्रस्तावित कर देता हूं, तो समय ज़ाया नहीं होता। अब अगर पहले हमारे पास योजना आए और फिर हम ये तलाश करना शुरू करें कि कहाँ कहाँ किस काम की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से कई महीने इसमें ज़ाया हो जाते हैं और वो समय हम बचा लेते हैं। लिहाजा ज़्यादा उपयोगिता पैसे की हो सकती है। उत्तराखंड में तो मेरा लगभग 97% पैसा मेरा खर्च हुआ था, उपयोगिता थी, सर्वाधिक थी मेरी। उसी क्रम से मैं लोकसभा में सांसद रहा, तब भी मेरी सांसद निधि का पूरा उपयोग होता था। मैं राज्यसभा में उत्तराखंड में रहा, तब भी होता था, अभी भी होता है। हमें उसमें अगर हम निजी पसंद नापसंद छोड़ दें और बुनियादी जो वहाँ के ग्रामीण लोगों की जो मांग है उसको अगर हम तरजीह दें, तो इसका बहुत लाभ लोगों तक पहुँचता है। लेकिन आजकल एमपी लेट्स में एक बड़ी समस्या देखने को मिल रही है कि सांसद कार्यकर्ताओं की बातों को तरजीह देने के बजाय ठेकेदारों की बातों को ज़्यादा तरजीह देते हैं। मैं दूसरों के बारे में कुछ टिप्पणी करने से बचूंगा। मैं इतना ही कहूँगा कि ये एक ऐसा अधिकार है जो दुधारी तलवार है। अगर आप इसका ईमानदारी से और विवेकपूर्ण इस्तेमाल करेंगे तो ये अधिकार आपके क्षेत्र के लोगों को भी और आपको भी राजनीतिक रूप से मजबूत करेगा। अगर इसका आप उपयोग नहीं, दुरुपयोग करेंगे तो इसके परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं। एक और बड़ा सवाल है, विपक्षी दल हमेशा कांग्रेस पर वंशवाद का आरोप लगाते हैं, इससे आप भी अछूते नहीं हैं। मध्य प्रदेश की बिजावर विधानसभा सीट से आप अपने बेटे नितिन चतुर्वेदी को विधानसभा का चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। अवश्य, वो वहाँ से उम्मीदवार है, वो इस देश का नागरिक है, कांग्रेस पार्टी का सदस्य है और कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में उसने वर्षों काम किया है। अगर बाकी लोगों को अधिकार है टिकट मांगने का, तो उसे भी अधिकार है। हाँ, अंतिम निर्णय तो पार्टी हाईकमान का होगा। वो टिकट देगी तो चुनाव लड़ेगा, टिकट नहीं देगी तो कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए काम करेगा। लेकिन चूंकि वो मेरा पुत्र है, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हो गया, वो टिकट मांगना ही नहीं सकता या चुनाव लड़ ही नहीं सकता। ऐसा कहाँ लिखा है? अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में शत्रुघ्न जी कुछ बताएं, कैसे आपका राजनीति में आना हुआ? देखिए, मेरा राजनीति में आना नहीं हुआ, मैं तो राजनीति में जन्मा हूँ। मेरे माँ और पिता दोनों ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। कांग्रेस के झंडे तले महात्मा गांधी के नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में वो उस आंदोलन के सक्रिय भागीदार थे। जेल जाते थे, आंदोलन करते थे, लाठी डंडे खाते थे। तब कोई पद नहीं बटा करते थे, तब तो जेल मिलती थी। तब से मेरे परिवार में राजनीति में मेरा परिवार जुड़ा हुआ है। मेरा जन्म वहाँ हुआ, आंखें खोली तब से राजनीति को देखा है। एक कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस पार्टी में वर्षों काम किया है। मैंने अपनी शुरुआत वार्ड मेंबर के चुनाव से की थी और वार्ड मेंबर से नगर पालिका के काम करना शुरू किया था, क्योंकि मेरे पिता इस बात से सहमत नहीं थे कि सीधे बड़ा चुनाव लड़ा जाए। पहले कार्यकर्ता के रूप में काम करें, फिर सबसे निचली पायदान से काम करना शुरू करें, वहाँ से चुनाव लड़ें। धीरे धीरे जैसे जैसे अनुभव और परिपक्वता आती गई, वैसे वैसे विधानसभा के चुनाव लड़े, मंत्रिमंडल में भी रहा। फिर उसके बाद मुझे पार्टी ने आदेश दिया लोकसभा चुनाव लड़ने का, लोकसभा लड़ा, अब राज्यसभा में हूँ। पहले उत्तराखंड से था, अब मध्य प्रदेश से हूँ। ये यात्रा बहुत खट्टे मीठे दोनों किस्म के अनुभवों की यात्रा है और स्वाभाविक भी है। राजनीति कोई फूलों की सेज नहीं है। जिनके लिए राजनीति व्यवसाय है, उनके लिए तो मैं नहीं कह सकता कि ये क्या है, लेकिन जिनके लिए राजनीति एक मिशन है, उनके लिए ये बड़ी कठिन डगर है। और उस डगर पर जो हिम्मत और हौसले वाले लोग हैं, वही बहुत लंबे समय तक वही टिक पाते हैं। बिल्कुल, काफ़ी कठिन डगर है और आपने भी काफ़ी संघर्ष किया है।
किस तरह के आपके खट्टे अनुभव रहे हैं? कितने गिनाए जाएं, बहुत हैं। मैं 1980 में चुनाव लड़ा विधानसभा का, अच्छे खासे बहुमत से जीता। विधानसभा के 4-5 जो सबसे मुखर कांग्रेस के विधायक थे, उनमें मेरी शुमार होती थी। 4-5 वर्ष लगातार हमने कांग्रेस का काम किया, सिटिंग विधायक था, और मेरा 1984 में टिकट काट दिया गया। कारण सिटिंग विधायक होते हुए क्यों टिकट काट दिया गया, कारण किसी ने कुछ बताया नहीं। तो अब आप काम करते हुए भी कई बार आपका मूल्यांकन करने में चूक हो जाती है, या मूल्यांकन के अतिरिक्त कुछ निजी और कारण होते हैं पसंद नापसंद के, तो ये सब कुछ भोगना पड़ता। हमसे कहा लोगों ने, आप इंडिपेंडेंट फॉर्म भर दीजिए, चुनाव लड़ें, जीतें। मैंने कहा भाई ये मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। जिस पार्टी ने हमें इज्जत दी, हैसियत दी, शोहरत दी, सिर्फ एक टिकट के पीछे मैं उस पार्टी को छोड़ करके बाहर चला जाऊं ना। मैंने एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, निष्ठा के नाते, जिसे मेरे विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया था, उसे अपने क्षेत्र से जिताया, और जिता के फिर मुख्यमंत्री के पास ले गया कि ये लीजिए, कांग्रेस की सीट बरकरार है। उसके बाद पार्टी ने महसूस किया कि ये भूल थी। उसके बाद मुझे टिकट मांगना नहीं पड़ा। लेकिन आपको नहीं लगता कि अभी 2013 में भी आपका मूल्यांकन ठीक तरीके से पार्टी नहीं कर रही है? 1984 की स्थिति है, आप CWC के मेंबर तक रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, पार्टी के कई स्टेट के इंचार्ज रहे हैं, लेकिन इस समय आप संगठन में किसी महत्वपूर्ण पद पर नहीं हैं। मेरा अधिकार है अपना कर्तव्य पूरा करना। पार्टी नेतृत्व का अधिकार है हमारे बारे में निर्णय करना। न वो मुझे मेरे अधिकार से वंचित करते हैं, न मैं उन्हें उनके अधिकार से वंचित कर सकता हूं। मैं क्या हूं, इसका मूल्यांकन मैं नहीं, मेरी पार्टी का नेतृत्व करता है। मेरी कहां आवश्यकता है, मेरी कहां उपयोगिता है, ये पार्टी का नेतृत्व जो निर्णय लेता है सहर्ष स्वीकार करता। और अब अंत में आपकी कुछ पसंद के बारे में जानना चाहेंगे। अब मुझे खेल से बड़ा जुड़ाव था, अब तो उम्र भी वो नहीं रही। क्रिकेट बहुत शौक है मुझे, आज भी मैचेस होते हैं तो देखता हूँ बड़ी तबीयत से। टेनिस का मुझे बहुत शौक था, गोल्फ खेलता था, पर अब तो समय उतना नहीं मिल पाता। और दूसरा, पढ़ने का शौक बहुत। पुस्तकों की दुकान में अगर मैं घुस जाता हूँ तो मेरी वाइफ परेशान हो जाती है, बोली अब 2-3 घंटे के पहले तो ये निकलेंगे नहीं। तो किताबों से मुझे बड़ा लगाव है। सेमी क्लासिकल म्यूज़िक, बहुत क्लासिकल म्यूज़िक तो नहीं, पर सेमी क्लासिकल म्यूज़िक, गज़लें, इन्हें सुनने का बड़ा शौक है। ये मेरी अपनी कुछ चंद पसंदें हैं। दोस्तों में गपशप करना, ये तो खैर सबका शौक होता ही है, मेरा भी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से इस खूबसूरत बातचीत के लिए सत्यव्रत जी। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और संसद सदस्य सत्यव्रत चतुर्वेदी जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का बेहद खूबसूरती के साथ जवाब दिया। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में, देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक नमस्कार।